हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया उसको डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको दक्षिण एशिया क्या है उसके बारे में बताया था, दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हैं वो बताया था और पाकिस्तान में लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आई विश कि आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होंगी और आपको वहां तक जो चीजें हैं समझ में आ गई होंगी। और हाँ, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसे भी जाइए, आप जल्दी से जाके कंप्लीट कीजिए, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बांग्लादेश में लोकतंत्र की। बांग्लादेश में किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित हुआ था, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था कि बांग्लादेश जो है वहां पर हमें सैन्य और लोकतंत्र दोनों प्रकार का शासन देखने को मिलता है। तो आखिर कैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी पूरी तरह से, तो उसको हम समझेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारा जो आज़ादी हमें मिली थी वो 15 अगस्त 1947 में मिली थी। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। तो जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम जो हिंदुस्तान था वो दो हिस्सों में बट गया था, जो कि एक भारत बना था और एक पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था, इतनी चीजें आपको पता होंगी। बट जो पाकिस्तान है वो भी दो हिस्सों में बटा था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो एट प्रेजेंट में हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है और पूर्वी पाकिस्तान कैसे कहते थे, बांग्लादेश को। तो आप याद रखेंगे 1947 से 1971 तक बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश कोई अलग देश नहीं है, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बट उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई, वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, जिसके कारण क्या है उसने एक अलग वर्षा स्थापित कर लिया, जिस कारण हम इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वो भी हम आगे जानेंगे। तो आप याद रखेंगे कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या था, बांग्लादेश ही था और इसे हम 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। वहां पे जो लोग थे उनके ऊपर क्या था, अब जो पूर्वी पाकिस्तान है आप देखेंगे कि वहां पे पश्चिम बंगाल के पास है, तो हो सकता है वहां पे ज्यादातर बंगाली भाषी लोग रहते हो, मतलब कि वहां पे बंगाली लोग रहते हो। तो जब बंगाली लोग रहते हैं तो उनको क्या, कौन सी भाषा आती होगी, बांग्ला आती होगी, हिंदी आती होगी, मे बी इतनी तो भाषा आती होगी उन्हें। बट उन लोगों पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, उनके ऊपर उर्दू भाषा का दबाव डलाया जा रहा था, मुस्लिम संस्कृति का दबाव डाला जा रहा था पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा, जो हमारा अभी एट प्रेजेंट में पाकिस्तान हमें मैप में देखने को मिलता है। तो पश्चिमी पाकिस्तान क्या करता था, पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी उर्दू संस्कृति या उर्दू भाषा या मुस्लिम संस्कृति को थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि जिस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान में सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, सारे उर्दू भाषी लोग रहते हैं, उसी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में भी यही चीज हो, वहां पे बंगाली भाषा का वर्चस्व ही ना हो। तो वहां पे बंगाली भाषी लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता था, जिसके कारण क्या हो, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने बहुत ज्यादा विरोध किया, बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष किया और पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने राजनीतिक अधिकारों की मांग की कि हमें भी राजनीतिक अधिकार दिया जाए। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी। हाँ, वहां पे अब संघर्ष का एक नया दौर स्टार्ट हो रहा था, जहां पर लोग जो थे पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध करने आ रहे थे। अब हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध किया, क्या इसके परिणाम देखने को मिले, पश्चिम पाकिस्तान ने क्या किया उनके साथ कि उन्होंने इतना विरोध किया, तो हम आगे समझते हैं। पूर्वी पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान का एकदम कड़ा विरोध कर रही थी, एकदम कहते ना मैदान में उतर गई थी कि हमें तो भाई ये सरकार नहीं चाहिए, पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे में हमें नहीं रहना। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ऐसा मानने लगी। अब एक संघर्ष, एक जन संघर्ष, मतलब लोगों का एक संघर्ष एकत्रित हो गया। तो इस संघर्ष का, इस समूह का जो नेतृत्व था वो शेख मुजीबर रहमान ने संभाला था और उन्होंने बांग्लादेश के लिए स्वायत्ता की मांग की। स्वायत्ता मतलब कि अलग देश की मांग की कि हमें एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए, हमें पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जुड़कर नहीं रहना, ऐसा पूर्वी पाकिस्तान की जनता का मानना था। जब ऐसा हुआ, आप एक चीज और याद रखेंगे कि शेख मुजीबर रहमान जो थे वो अवामी लीग के नेता थे। याद रखेंगे, आपके लिए 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान की संघर्ष का नेतृत्व जो था किसने किया था, तो शेख मुजीबर रहमान ने किया था। आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, 1970 के बाद, 1970 के टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुआ। जब वहां पे चुनाव हुआ तो शेख मुजीबर रहमान जो थे भारी मतों से जीते, उन्हें बहुत ज्यादा वोट मिले। उन्हें वोट तो मिले, जीत तो वो गए, बट
उन पर पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी उनका दबदबा बना रहता था। और पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार चाहती थी कि जो शेख मुजीबर रहमान है वो उनकी कठपुतली की तरह काम करे, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार जो बोले वो शेख मुजीबर रहमान करे। बट शेख मुजीबर रहमान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद क्या हुआ, शेख मुजीबर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस टाइम पे हमने पहले भी पढ़ा था कि पश्चिमी पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान है, वहां पर जनरल याहिया खान का शासन था। तो जनरल याहिया खान के शासन काल में क्या किया गया, पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे बंगाली भाषी लोगों पर अत्याचार किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया, जिसमें करीबन पाकिस्तानी सेना के हाथों हजारों लोग मारे गए। जब हजारों लोग मारे जा रहे थे तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे, भारत में शरण ले रहे थे, भारत की ओर पलायन करने लगे थे। ये भारत में जब आने लगे थे तो इसके कारण क्या हुआ, भारत में शरणार्थियों को बसाने की समस्या उत्पन्न हो गई कि इतने सारे शरणार्थी, इतने सारे लोग भारी मात्रा में भारत की ओर आए जा रहे थे। तो इस सिचुएशन में जो हमारे भारत की सरकार थी वो आगे आई, एकदम हीरो जैसी एंट्री कहते हैं ना, तो एकदम भारत सरकार आगे आई और उन्होंने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होने में मदद की, जिसके कारण हमारा 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो आपको एक अच्छा सा एक आइडिया पता चल गया होगा, नॉलेजेबल चीज, कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। वो किस लिए हुआ था, क्योंकि भारत पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। अब पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रहा था तो पश्चिमी पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन बन गया था। तो इस कारण जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें हमारा इंडिया जीत गया। हमेशा जो जीतता कौन है, हीरो ही जीतते ना, तो हमारे इंडिया ने एकदम हीरो जैसी एंट्री की और जीत गया, भारत जीता। अब इसके क्या हुआ, इसके साथ ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका वर्चस्व ही समाप्त हो गया और एक नया देश बना जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा कि बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब हम समझते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ, क्योंकि शुरुआत में वहां पे कभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लाइट आती है जाती है, तो वैसे ही बांग्लादेश में और सा लोकतंत्र आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। तो अब उसे समझते हैं। तो बांग्लादेश ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। बांग्लादेश में संविधान का निर्माण हो गया और उसमें क्या किया, उसमें धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और समाजवादी देश बांग्लादेश को घोषित किया कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब यहाँ पे सब धर्म को मान्यता दी गई है। एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब कि लोगों का शासन रहेगा, और एक समाजवादी देश है, मतलब कि लोगों का भला होगा इस प्रणाली में। तो बांग्लादेश ने तो बहुत अच्छा अपने संविधान में बखान कर दिया। बट क्या हुआ, 1975 में जो शेख मुजीबर रहमान थे, हमने अभी जाना था कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो शेख मुजीबर रहमान थे उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया। एक क्लाइमेक्स आ गया बांग्लादेश की हिस्ट्री में, संविधान में संशोधन कर दिया उन्होंने। और उसमें क्या किया, संसदीय प्रणाली को, मतलब कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उसको अध्यक्षात्मक प्रणाली बना ली, मतलब जहां पे राष्ट्रपति को प्रमुखता दी जाती है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। तो शेख मुजीबर रहमान ने क्या किया, संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना ली। और अवामी लीग के नेता कौन थे, शेख मुजीबर रहमान, आपको मैंने पहले याद करवाया था। तो अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। तो आपको यहाँ पे एक तरह से तानाशाही देखने को मिल रही है कि कैसे उन्होंने बस अपनी पार्टी को तो भाई ठीक रखा, बट बाकी सारी पार्टियों को समाप्त कर दिया, बाकी सारी पार्टियों का वर्चस्व ही समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया, सेना ने विद्रोह किया। तो 1975 में सेना ने बगावत कर दिया, बहुत ज्यादा वहां पे संघर्ष हुआ और उसके बाद शेख मुजीब जो थे मारे गए सेना के हाथों। उसके बाद पाकिस्तान में हमें सैन्य शासन देखने को मिलता है। पहले तो दिख रहा था कि लोकतंत्र आ गया, फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना ली, अब यहाँ पे क्या आ गया, सैन्य शासन आ गया। सैन्य शासक कौन थे, जियाउर रहमान जो थे उन्होंने पाकिस्तान की कमांड संभाली और इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब आप मुझे बताइए अवामी लीग के नेता कौन थे, जल्दी से कमेंट कीजिए अभी। और जियाउर रहमान कौन सी पार्टी के हैं ये भी बताइएगा, दोनों को आप लिख के बताइएगा क्योंकि आपको इससे एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। अब आप याद रखेंगे कि 1979 में चुनाव हुआ, जियाउर रहमान जो थे वो विजयी रहे, बट अब इसमें भी क्लाइमेक्स आ गया। पहले तो शेख मुजीब थे, शेख मुजीब के बाद जियाउर रहमान आए जो कि सैन्य शासक थे। अब इसके बाद
उसके बाद जो पाकिस्तान में अगले नेता जो आए थे जियाउर रहमान, उनकी हत्या हुई और उनके बाद एक और सैन्य शासन आया बांग्लादेश में एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में। तो आप इसे याद रखेंगे लाइन वाइज सीक्वेंस से कि पहले शेख मुजीबुर रहमान आए थे, शेख मुजीबुर रहमान के बाद जियाउर रहमान आए और जियाउर रहमान के बाद एच.एम. इरशाद आए। 3 प्रकार के नेता हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये सैन्य शासन वहां पे स्थापित हो गया एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में। उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश की जनता ना जागरूक हो गई, उन्होंने बोला भाई हमें लोकतंत्र चाहिए, कोई सैन्य शासन नहीं चाहिए। तो हालांकि क्या किया, एच.एम. इरशाद ने जनता को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत राजनीतिक गतिविधियों में क्या दे दी, छूट दे दी, बट जनता इससे भी खुश नहीं थी। जनता ने फिर क्या हुआ, कड़ा विरोध किया, क्योंकि एच.एम. इरशाद जो थे उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल था 5 वर्ष और आगे बढ़ा दिया। अब ये जैसे ही जनता को पता चला, लोगों को पता चला, लोगों ने बहुत ज्यादा कड़ा विरोध किया, लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और इस मतलब इनका विरोध जो था इतना सक्सेसफुल हुआ कि 1990 में एच.एम. इरशाद ने अपना पद त्याग दिया, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश में भी एक तरह से पाकिस्तान की ही शक्ल सूरत है कि यहाँ पर भी क्या है, सैन्य शासन आ रहा है, कभी लोकतंत्र आ रहा है। बट यहाँ पर हमने ये जाना कि एच.एम. इरशाद ने अपना पद त्याग दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ। जब यहाँ पर चुनाव हुआ 1991 में, तो उसी टाइम से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है और अभी तक हमें वहां पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे बांग्लादेश के लोकतंत्र में 3 नेताओं को याद रखना है, शेख मुजीबुर रहमान का, जिन्होंने क्या किया था, वहां पे अध्यक्षात्व प्रणाली अपनाई और अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टी को हटा दिया, बाकी सभी पार्टी को खत्म कर दिया। फिर सैन्य शासन आया, सेना ने उनका विरोध किया और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वहां पे जियाउर रहमान आए, जियाउर रहमान ने क्या है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का निर्माण किया। फिर उसके बाद जियाउर रहमान की भी हत्या हुई और एच.एम. इरशाद की सरकार आई। एच.एम. इरशाद को लोकतंत्र समर्थकों का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र समर्थकों ने इतना भारी कड़ा विरोध किया कि उसके बाद एच.एम. इरशाद को भी पद त्यागना पड़ा और उसके बाद 1991 से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। तो आपको 1 मार्कर के लिए इसमें याद रखना है कि बांग्लादेश में सफलतापूर्वक लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, तो 1991 में हुआ। और आप ये भी याद रखिएगा 1 मार्कर के लिए कि बांग्लादेश का निर्माण कब हो गया था, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। तो यहाँ पर हमने अपने बांग्लादेश के टॉपिक को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेपाल का आता है। तो चलिए उस पर मूव ऑन करते हैं। हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। मतलब कि नेपाल पहले एक राजतांत्रिक देश था, वो कैसे लोकतंत्र बना, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें हमने दक्षिण एशिया के बारे में जाना था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नेपाल जो था वहां पे संवैधानिक राजतंत्र था। तो किस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, जहाँ पे संविधान भी होता है और राजा भी होते हैं और संविधान को जो राजा है वही चलाता है, देश को जो है राजा ही चलाता है। तो नेपाल जो था वहां पे संवैधानिक राजतंत्र था, हमने ये पढ़ा था। तो इसमें हम जानेंगे इस टॉपिक में कि कैसे संवैधानिक राजतंत्र से वे लोकतंत्र पर आया, कैसे नेपाल ने अपने देश में संवैधानिक राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना की। तो नेपाल जो था, अगर देखा जाए हिस्ट्री में, अतीत में देखा जाए तो एक हिंदू राज्य था आरंभ से ही, और वहां पे संवैधानिक राजतंत्र था। अभी वहां पे लोकतंत्र नहीं है, अभी वहां पे संवैधानिक राजतंत्र ही था। उसके बाद क्या था, वहां पे जो राजा था उन्होंने नेपाल पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिससे क्या हुआ, नेपाल में लोकतंत्र तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था। मतलब कि नेपाल में लोकतंत्र की राह क्या हो गई थी, अवरुद्ध हो गई थी। नेपाल में लोकतंत्र का कोई नामो निशान ही नहीं बचा था, क्योंकि राजा ने क्या किया था, नेपाल पर पूरा कब्जा जमा लिया था। उसके बाद क्या हुआ, कई समूह उभर कर आए, लोकतांत्रिक समर्थक उभर कर आए, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा विद्रोह किया। तो उसको देखते हुए क्या हुआ, राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली कि ठीक है भाई, हम यहाँ पे संविधान बना देते हैं, बट सारी सत्ता किसके हाथ में रहेगी, राजा के हाथ में रहेगी। तो ये राजा ने कर दिया। अब राजा अपने आप को सोचने लगा, वाह मैंने तो कितनी बड़ी चीज दे दी। बट उसी टाइम में 1990 में माओवादी समूह उभर कर आए। माओवादी समूह क्या होते हैं, ये वे समूह होते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि इसमें विश्वास रखते हैं कि अगर लोकतंत्र की हमें स्थापना करनी है तो भाई विद्रोह ही कर सकते हैं, विद्रोह के बिना लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। माओवादी समूह का ऐसा मानना होता है। तो एक बार फिर से समझेंगे कि माओवादी समूह क्या होता है। तो माओवादी समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो विश्वास रखते हैं कि अगर हमें लोकतंत्र चाहिए तो हमें विद्रोह करना होगा, हथियार उठाना होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जब माओवादी समूह उभर कर आया तो किस प्रकार से नेपाल की जो कहानी है वो बदल गई। नेपाल में जो है कैसे संवैधानिक राजतंत्र पर एक तरह से कहते हैं खतरा उत्पन्न हुआ, उसको जानते हैं हम।
बाद हमें नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। त्रिकोणीय संघर्ष का क्या मतलब है? हमने देखा था कि राजा की सेना और लोकतंत्र समर्थक, इन दोनों के बीच तो पहले से युद्ध चल ही रहा था कि लोकतंत्र स्थापित की जाए, लोकतंत्र स्थापित की जाए। और बीच में कौन आ गया? माओवादी आ गए। तो जब माओवादी भी इसमें शामिल हो गए तो एक तरह से त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र समर्थक तो क्या करते हैं? बस आंदोलन करते हैं, हमें राजतंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। बट माओवादी क्या करते थे? माओवादी तो विद्रोह करते थे, विद्रोह करने में उनका विश्वास था। तो एक तरह से हमें देखने को मिलता है त्रिकोणीय संघर्ष। उसके बाद क्या हुआ? जब ये त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा था, माओवादी भी विरोध कर रहे थे, लोकतंत्र समर्थक भी विरोध कर रहे थे, तो उसके बाद राजा ने गुस्से में आकर क्या किया? 2002 में संसद को भंग कर दिया, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि वहां पे संवैधानिक राजतंत्र था। तो संवैधानिक राजतंत्र में संसद भी था, तो संसद पर जो था अधिकार किसका था? राजा का था। तो 2002 में राजा ने क्या किया? संसद को भी भंग कर दिया। इससे क्या हुआ? बचा कुचा लोकतंत्र वो भी खत्म। वो उन राजा ने बोला, लो भाई तुम कर रहे हो लड़ाई, मैंने संसद भी खत्म कर दिया। तो राजा ने क्या किया? संसद भंग कर दिया। उसके बाद 2006 में हमें देखने को मिलता है कि लोकतंत्र समर्थक ने काफी ज्यादा भारी विद्रोह किया। जनता ने बहुत ज्यादा विरोध किया कि लोकतंत्र चाहिए हमें। इसके चलते क्या है? राजा ज्ञानेंद्र जो थे, उन्होंने संसद का बहाल किया था। संसद मतलब स्थापित कर दी, जिससे पहले उन्होंने हटा दिया था। अब याद रखेंगे इसे, 2006 में नेपाल में संसद का बहाल कर दिया गया। इसके बाद वहां पे कुछ लोगों का मानना था कि नेपाल में जो है संविधान भी होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए, मतलब कि संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, ताकि जो नेपाल है अपने अतीत से जुड़ा रहे। बट कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूर्णतः लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, यहाँ पे हमें कोई राजतंत्र नहीं चाहिए, कोई राजा का शासन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? लोगों के भारी विद्रोह के कारण 7 दल के गठबंधन, माओवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब के भारी विद्रोह के कारण क्या हुआ? 2008 में राजतंत्र को एकदम समाप्त कर दिया। उसका क्या हो गया? उसका तो हो गया दी एंड, वो एकदम समाप्त हो गया। और उसके बाद वहां पे 2008 से हमें नेपाल में लोकतंत्र देखने को मिलता है, मतलब कि लोगों का शासन देखने को मिलता है, और वहां पे लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होते हैं। 2015 में नेपाल ने अपना संविधान भी निर्माण कर लिया था। तो आप इसको 1 मार्कर के लिए यहाँ पे याद रखेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008 में, और संविधान कब अपनाया? 2015 में। तो यहाँ पे हमने नेपाल के टॉपिक को भी समझ लिया है। अब एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि नेपाल जो था, पहले वहां पे संवैधानिक राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे। तो राजा के विरोध किया लोगों ने कि हमें लोकतंत्र चाहिए। तो राजा ने थोड़ा बहुत क्या किया? उन्होंने बोला कि ठीक है, संविधान बना देते हैं, संवैधानिक राजतंत्र दे दिया। संवैधानिक राजतंत्र दे दिया, उसके बाद भी लोग इसमें खुश नहीं थे, इसके बाद भी लोगों ने विरोध किया। 1990 में वहां पे संविधान बना दिया गया, और 1990 में वहां पे माओवादी समूह उभर कर आए। माओवादी समूह जो उभर कर आए थे, वो क्या करते थे? विद्रोह में विश्वास रखते थे कि अगर हमें लोकतंत्र चाहिए तो हम विद्रोह करके ही लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? वहां पे राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच लड़ाई होने लगी, जिसके कारण राजा ने 2002 में संसद को भंग कर दिया। फिर 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद का बहाल कर दिया, संसद को निर्माण कर दिया। उसके बाद ये सब हो रहा था, तो जनता के भारी विरोध के कारण 2008 में वहां पे राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, और 2015 में वहां पे संविधान को अपना लिया गया, संविधान अपना लिया गया। तो ये आपको यहाँ तक नेपाल के टॉपिक को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा श्रीलंका है। टॉपिक है श्रीलंका का जातीय संघर्ष, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पिछले साल की बात की जाए, 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष क्या है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत की क्या भूमिका रही है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एकदम घोल के पी जाना है। तो आप याद रखेंगे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। स्टार्ट करते हैं। पहला याद रखेंगे कि स्वतंत्रता इसे कब मिली? 1948 में मिली। 1948 में जो श्रीलंका है उसे आज़ादी मिली थी, और श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन, जो कि एग्जाम में आ चुका है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके CUET एग्जाम के लिए भी और आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछली बार 2023 में ये MCQ क्वेश्चन में आया था कि श्रीलंका का नाम बताएं इनमें से। तो आपको याद रखना है सिलोन था श्रीलंका का अन्य नाम या पुराना नाम कहते हैं। तो श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना तो कोई सैन्य शासन की प्रॉब्लम थी और ना ही राजतंत्र की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे लोकतंत्र तो था, सफलतापूर्वक लोकतंत्र था जब से इसे आज़ादी मिली थी। बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है हमारा जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष किनके बीच में था? बहुसंख्यक, मतलब कि जो वहां पे बहुसंख्यक में थे, ज्यादा आबादी में थे सिंहली, और अल्पसंख्यक जो कम आबादी में थे तमिल।
इन दोनों के बीच हमें जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। श्रीलंका में जो है पहले से सिंहली रहा करते थे। याद रखेंगे, श्रीलंका में पहले से सिंहली रहा करते थे और वहां पे तमिलों का आगमन बाद में हुआ था। इनफैक्ट इनकी आज़ादी जब मिल गई थी उसके बाद भी वहां पे तमिल आ रहे थे श्रीलंका के अंदर। तो तमिलों की मांग थी कि भाई श्रीलंका के एक हिस्से को अलग राष्ट्र बनाया जाए जिसमें कि तमिल सारे रहेंगे। बट श्रीलंका में जो सिंधली समुदाय था उनका मानना था कि ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीलंका सिर्फ किसका है? श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है, उनका ऐसा मानना था। उन्होंने बोला कि हम तमिलों के साथ कोई रियायतें नहीं बरतेंगे, उनको कोई भी सुविधा नहीं देंगे क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है। तो ये जातीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो आपने यहाँ पे ये समझा कि जातीय संघर्ष का मेन रीजन क्या था कि तमिल बोलते थे कि हमें अलग क्षेत्र चाहिए, बल्कि सिंहली बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिसके कारण क्या है, दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। तो इस संघर्ष की आगे क्या होता है उसको जानते हैं हम। में तमिलों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी, जिसके चलते 1983 में तमिलों ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे की स्थापना की। यहाँ पे आपको 1 मार्कर के लिए याद रखना है, लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और इसकी स्थापना हुई 1983 में। तो तमिलों ने एक ग्रुप बना दिया जिसे लिट्टे कहा जाता है। अब जो ये संघर्ष था इसे खुला मैदान मिल गया, कह सकते हैं हम कि इसमें लिट्टे और श्रीलंका की जो सेना थी उनके बीच क्या है, संघर्ष देखने को मिला, विवाद देखने को मिला, टकराव उत्पन्न हो गया। लिट्टे की मांग थी कि तमिलों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, एक स्वायत्त देश बनाया जाए। अब श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा हमें देखने को मिलता है वहां पे लिट्टे का नियंत्रण था। उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये उत्तर का पूर्व, तो उत्तर पूर्वी हिस्सा मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें लिट्टे का नियंत्रण दिखता है। लिट्टे यहाँ पर अपना कब्जा इन्होंने जमाया हुआ था। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें हर एक चीज याद रखनी है। लिट्टे की फुल फॉर्म याद रखेंगे, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखेंगे। ये याद रखेंगे कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष जो था बहुसंख्यक सिंहली के बीच और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच में हुआ था। तमिलों की मांग थी अलग देश बनाया जाए, सिंहली बोलते थे कि हम अलग देश नहीं देंगे। तो आपके पूरा जातीय संघर्ष एकदम अच्छे से, एकदम कहानी की तरह फ्लो में याद कर लेना है। अब हम इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत की क्या भूमिका है, और ये इंडिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जुड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत की आखिर क्या भूमिका है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन करते हैं। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत की क्या भूमिका रही इसको जानते हैं। तो भारत में रहने वाले तमिल जो थे वो भारत सरकार पर ये दबाव डालते थे कि वो श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के हितों की रक्षा के लिए कुछ करे। तो इस पर भी भारत सरकार क्या करती थी, समय समय पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करती थी तमिलों को लेकर। और इसके बाद हुआ 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका के जातीय संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया, उसमें इंटरफेयर किया उनके जातीय संघर्ष में। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तमिलों की मदद के लिए श्रीलंका में शांति सेना भेजी। इसको भी आप 1 मार्कर के लिए याद करेंगे कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी गई, 1987 में भेजी गई। इसके बाद जब शांति सेना भेजी गई तो उसके बाद जानते हैं कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने तो 1987 में शांति सेना भेज दी, बट जो शांति सेना थी, भारतीय शांति सेना जो थी, वो लिट्टे के साथ ही संघर्ष में फंस गई। लिट्टे ही उनके साथ क्या करने लगा, युद्ध करने लगा शांति सेना के साथ। और श्रीलंका के लोगों को भारत का ये हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगने लगा कि भारत जो है उनके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, 1989 में भारतीय शांति सेना को वापस बुला लिया गया और वो अपने लक्ष्य को पूरा ही नहीं कर पाई। मतलब श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था उसको समाप्त किए बिना ही 1989 में शांति सेना को वापस बुला लिया गया। इसमें आप एक और यहाँ पे 1 मार्कर आपका रेडी हो जाता है। मैं आपको बीच बीच में 1 मार्कर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी 20 एमसीक्यूज आते हैं और आपके जो CUET एग्जाम होगा उसमें भी आपका MCQ बेस्ड है। तो आपको इसलिए मैं 1 मार्कर बताती हूँ, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ हमने जाना कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत ने अपनी क्या भूमिका निभाई। तो वहाँ पे एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं इसे। तो जो श्रीलंका का जातीय संघर्ष था वो भारत के लोगों से जुड़ा हुआ था क्योंकि उसमें तमिल थे। तो भारतीय तमिलों ने
सरकार पर दबाव डाला कि वो हम तमिलों की रक्षा के लिए कुछ करे। इसके चलते क्या है, भारतीय सरकार ने श्रीलंका की सरकार से बातचीत भी की और 1987 में भारतीय शांति सेना भेजी। बट भारतीय शांति सेना क्या थी, लिट्टे के साथ युद्ध में फंस गई। उसका तो खुद ही लिट्टे के साथ लड़ाई होने लगा, युद्ध होने लगा और श्रीलंका के लोगों को ये दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि हमारे घरेलू मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, 1989 में शांति सेना को वापस बुला लिया गया। तो बेसिकली आपको ये चीजें इसके अंदर याद रखनी है। श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष था उसमें अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी अपनी भूमिका निभाई। हमारे भारत ने तो भूमिका निभाई ही, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी भूमिका निभाई। इसमें कौन से देश थे, नॉर्वे। नॉर्वे आप इसको याद रखेंगे, नॉर्वे और आइसलैंड, ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं। ये आपको याद रखना है, स्कैंडिनेवियाई देश है नॉर्वे और आइसलैंड। इन दोनों देशों ने क्या किया, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद क्या हुआ, 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। लिट्टे जो था वो खत्म हो गया और उसके बाद से क्या था, श्रीलंका में जातीय संघर्ष भी समाप्त हो गया। अब हमने ये सारा श्रीलंका का जातीय संघर्ष डिस्कस कर लिया, भारत की भूमिका देख ली, अंतरराष्ट्रीय देशों की भूमिका देख ली। ये सब देखने के बाद हम ये समझते हैं कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष तो था ही, बट इसके बावजूद भी उसकी जो ग्रोथ रेट थी बहुत ही हाई थी। जातीय संघर्ष की तरफ से सामना भी कर रहा था और दूसरी तरफ अपना आर्थिक विकास भी कर रहा था श्रीलंका। तो उसको अब हम जानते हैं। अब हम समझते हैं कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष था, उसके बावजूद भी श्रीलंका बहुत तेजी से विकास कर रहा था। उसमें कैसे कैसे हम इसे कह सकते हैं कि वो विकास कर रहा था तेजी से। तो पहला देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर जो थी श्रीलंका की, उस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करके रखा हुआ था श्रीलंका ने और इसके आधार पर ये विकासशील देशों में प्रथम स्थान पर आता है। आपको ये याद रखना है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है उस पर इसने अच्छे से काबू करा हुआ था, जिसके आधार पर ये प्रथम स्थान पर आता है विकासशील देशों में। और ये भी याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला ये पहला देश है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला ये है दक्षिण एशिया का पहला देश है। दक्षिण एशिया में जो 7 देश शामिल थे उनमें सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था वो किया था श्रीलंका ने। और इसका जो जीडीपी रेट था, जातीय संघर्ष के बावजूद भी इसका जो जीडीपी रेट था बहुत ही ज्यादा बढ़े जा रहा था, उच्च था। उसके बाद जातीय संघर्ष के बावजूद भी हमें यहाँ पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम देखने को मिलता है। हमने देखा था कि जातीय संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, कितने सालों से, जब से श्रीलंका को आजादी मिली तब से चल रहा था। बट इसके बावजूद भी इस लंबी अवधि में श्रीलंका में जो है लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम था, लोकतंत्र अच्छे से स्थापित था। तो यहाँ तक हमने नेपाल पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया और श्रीलंका भी कवर कर लिया है। उसके बाद हम जो अगले वीडियो में जो पार्ट 3 वीडियो होगी उसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष और भारत के दक्षिण एशिया के साथ अन्य संबंध जो भी हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। आप तब तक के लिए इन सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और हाँ, श्रीलंका का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला टॉपिक आपको एकदम स्टार करके रखना है, स्टार मार्क करके रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसको। सो गाइज, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से इसे समझेंगे और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो जरूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो कमेंट करके। सो गाइज, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।